हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आंधी की वजह से पावर में थोड़ा प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिक पावर में, इसी वजह से मैं पैड पे आ गया हूँ। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कूलम के नियम का सदिश रूप। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कूलम के नियम का सदिश रूप। इसका इंग्लिश होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इनको जानने के लिए, जबकि कूलम का नियम आपको पहले बता दिया गया है, तो इनको मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि चूँकि बहुत स्टूडेंट 11th में वेक्टर को नहीं पढ़ते, 11th पढ़ते ही नहीं फिजिक्स को, तो पढ़ना चाहिए उनको। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, माना कि समान प्रकृति के दो समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश, Q1 तथा Q2 निर्वात में, Q1 तथा Q2 निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। मान लिए। अब इनका यदि हम लोग मान लिए हैं इनको, तो इनका फिगर पहले देख लीजिए। तो ये दो ठो बिंदु आवेश है, इनका सदिश रूप में, सदिश रूप इसलिए प्रयोग किया है, इसमें फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्या है नू, Q2। अब दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा, ये इस पर बल लगेगा इधर, तो विकर्षण बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F12। ये इधर लग रहा है, लेकिन वेक्टर का सिंबल ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होता है। ये भी इस पर बल लगाएगा, ये हो जाएगा किधर, इधर। ये कितना हो जाएगा, F21। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। अब देखिए, इसमें एक यूनिट वेक्टर काम करेगा, दो यूनिट वेक्टर काम करेगा। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, इसको बोलते हैं R12 कैप, और इसके इधर जो लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, R21 कैप। यही इनका फिगर है। समझा देते फिगर को। पहले वाला फिगर में बल यहाँ पे दिए थे, ये आवेश है Q1, ये आवेश क्या है, Q2, और दोनों के बीच दो विद्युत बल लग रहा है। एक इनके द्वारा विद्युत बल लग रहा है, ये एक इनके द्वारा लग रहा है इधर, ये भी विकर्षित कर रहा है, इसको ढकेल रहा है इधर, ये भी इनको ढकेल रहा है इधर। तो अब तो समझ में आ गया है, दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी है R, इनके द्वारा विकर्षण बल ये है F12, इनके द्वारा विकर्षण बल है F21। ये एकांक सदिश है, 11th में पढ़े होंगे। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक। एकांक सदिश पढ़ाया गया था आप लोगों को, I कैप, J कैप और K कैप। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इनको समझना बहुत आसान है, यदि आप समझना चाहिए तो। यदि आप समझना चाहेंगे तो ये आसान है, आप समझ सकते हैं। हम लोग पहले फार्मूला जानते थे, नाउ। क्या लिख लेते हैं हम लोग, नाउ। आप लोग क्या जाने थे बुआ, F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड में 1 से गुना कर देंगे। F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। इधर कितना से गुना किए, 1। अब कंडीशन ये आता है कि यदि आप
एफ को लिखेंगे वेक्टर एफ, तो एक को लिखेंगे आर कैप। एक को क्या लिखेंगे? आर कैप। चूँकि आर कैप का परिमाण कितना होता है? एक होता है, और वेक्टर एफ का परिमाण क्या होता है? एफ होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफ के बदले में किसका प्रयोग करेंगे? वेक्टर एफ का, बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस एक का मान क्या दे देंगे? आर कैप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इनको बढ़िया से देख लीजिए। अब पेज को टर्न करने वाले हैं, यानी हटा देंगे इस पेज को। चलिए, ये पेज हट गया आपका, हटा देते हैं इनको। अब आप आगे चलिए, देखिए उसी को फिर लिख रहे हैं, अभी लिखना पड़ेगा। वेक्टर एफ बराबर आप कितना लिखे? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब एक कंडीशन ये आता है, यहाँ पे देखिए चार्ज क्या है? 1 2। यहाँ पे यदि 1 2 लगेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लगेंगे? 1 2, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। बिकॉज बता ही दिए थे क्यों होगा उल्टा। तो इस पे लगा दिए एफ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और क्या है? आर कैप। इन्हीं को रिपीट करके लिख लिए। इसमें यदि लगाते हैं F1 2, तो इसमें क्या लगेंगे? R21। बताइए क्यों? क्योंकि आप अपना फिगर यदि देखिएगा तो F12 की दिशा और ये दोनों आपका कैसे सदिश है? इक्वल वेक्टर्स है। आप अपना फिगर में, यानी सीधा ध्यान रखना है, 1 1 2 1 2 यूनिट वेक्टर उल्टा होता है। यूनिट वेक्टर में यहाँ यदि 1 2 है तो यहाँ क्या दे देंगे? 2 1 दे देंगे। तो यही हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या लिख लेंगे हम लोग? सिमिलरली यदि यहाँ 1 2 है तो इसका उल्टा होता है यूनिट वेक्टर। चार्ज वैसे रहेगा जैसे कि जस के तस। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली में क्या लिख लेंगे? एफ, पहले तो इस वेक्टर को, इस फॉर्म को, इसको लिख लीजिए आप। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और आर कैप। यदि इसमें 21 लगेंगे तो इस मतलब 2 और 1 लगेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? 1 और 2, यानी इसका उल्टा। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड हो गया ये। और लिख लेंगे यही कूलम के नियम का, यही कूलम के नियम का सदिश रूप है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको तो भली भांति पता है यदि हम लोग कि F12 के लिए R21 का प्रयोग क्यों किया गया। चूँकि आप देखेंगे कि F12 इधर है, F12 इधर है और R21 इधर है, R21 कैप इधर है अपना फिगर में। इसीलिए इसके जहाँ इसका प्रयोग होगा उसके साथ इसका प्रयोग होगा। और आप ये भी देख लिए थे F ये कितना था? 12। ये F21 था, इसको डेड कर देते हैं। आप देखे होंगे F21, F कितना? 21, और इसी के डायरेक्शन में क्या था? R12 कैप। ये जहाँ पे इसका प्रयोग होगा वहीं पे इसका प्रयोग होगा। ये सभी इक्वल वेक्टर्स हैं, इसीलिए तो F12 के साथ कौन चलते हैं? R कैप 21, और F21 के साथ कौन चलते हैं? R कैप 12 चलते हैं। तो जहाँ पे ये F12 का प्रयोग होगा वहीं पे R21 का प्रयोग होगा, और जहाँ पे इसका प्रयोग होगा वहाँ पे इसका। चूँकि ये इक्वल वेक्टर है तो यही डायरेक्शन सेम है, इसीलिए जहाँ पे इनका जिक्र वहाँ पे इनका जिक्र, और जहाँ पे इनका जिक्र होगा वहाँ पे इनका जिक्र हो जाएगा। बिकॉज ये कैसा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, इसीलिए। चलिए देख लीजिए, पेज को टर्न आउट कर देते हैं, हटा देते हैं।
चलिए इनको हटा देते हैं। अब इनके इम्पोर्टेंस के बारे में जान लीजिए कि इनका कूलम के नियम के सदिश रूप का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है कि कूलम के नियम का सदिश यानी महत्व क्या है कि कूलम के नियम का सदिश रूप जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करता है। अब बोलिएगा कैसे? न्यूटन का तृतीय गति नियम है प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर जो देखे थे, एक वेक्टर ये इधर था F12 था कि नहीं, यस और नो, और एक वेक्टर इधर था F21। ये दोनों विपरीत सदिश है, अपोजिट वेक्टर्स हैं। कैसा वेक्टर्स हैं? अपोजिट वेक्टर्स हैं, विपरीत सदिश हैं। लिख देता हूँ विपरीत सदिश। और आप लोगों को भली भांति पता है कि विपरीत सदिश को जब भी हम लोग बराबर लिखेंगे तो एक को पॉजिटिव लिखते हैं, दूसरे को निगेटिव लिखते हैं। आप लिख सकते हैं F12 इक्वल्स माइनस F21। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। और या आप लिख सकते हैं, यदि एक को पॉजिटिव लिखे तो दूसरे को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। यदि आप इसी को पॉजिटिव लिखते हैं, F21 को पॉजिटिव लिखते हैं, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? निगेटिव लिखना पड़ेगा। और 12 को क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे। अब तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा रूल्स क्या है? दूसरा इम्पोर्टेंस, यह अस्थिर वैद्युत बल, यह दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला अस्थिर वैद्युत बल जो है ये एक केंद्रीय बल है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दो बिंदु आवेशों के मध्य यानी बीच में मध्य कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल। दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। ये एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है। अब देख लीजिए सेंट्रल फोर्स है, जहाँ भी चार्ज रहेगा ये चार्ज के सेंटर पे वर्क करता है। चार्ज के कहाँ पे वर्क करता है? सपोज कीजिए कि ये आपका चार्ज है और ये भी क्या है? आपका चार्ज है। तो कभी भी ये सेंटर पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? चार्ज के सेंटर पर। ऐसा नहीं कि कहीं भी कर लेगा। चार्ज के सेंटर, ये चार्ज के सेंटर पर वर्क करता है। कहाँ पे करता है? इसके भी सेंटर पे वर्क करता है। सेंटर, इसके भी किस पे वर्क करता है? सेंटर पर वर्क। इसलिए इसको केंद्रीय बल कहते हैं। चूँकि केंद्र पर काम करता है तो क्या हो गया? केंद्रीय। तो ये जो लगता है बल, इसको भी केंद्रीय बल बोलेंगे। इधर जो फोर्स लगता है इनको भी केंद्रीय बल बोलेंगे। तो इधर क्या लिखे थे हम लोग? F12। ये भी सेंट्रल फोर्स माना जाएगा और इसको भी क्या माना जाएगा? सेंट्रल फोर्स माना जाएगा। चलिए पेज को हटा देते हैं। इसमें एक इक्वेशन है जिससे कि सभी स्टूडेंट भाग जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। दूर नहीं होना, जितना हार्ड चीज़ है उसको ज़्यादा गेन करना, ज़्यादा पकड़ना है आपको। हटा देते हैं इनको। चलो ठीक है, हट गया। आगे हम लोग इस पे सबसे पहली बात इनके एनालिसिस पे चले जाएंगे कि वो आखिर है क्या कि जिसके थ्रू ये आपका आगे, उसमें तो फिगर अनेक टाइप से बनाया गया होगा जिसमें कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल फोर्स के लिए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिगर मैं बता देता हूँ।
ऐसे फिगर है इनका। सभी जानते हैं ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये इधर जेड एक्सिस होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है। इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है r1 और इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है r2। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या चीज़, वेक्टर r, वेक्टर r। अब इसकी डायरेक्शन दोनों साइड हो सकती है। इस पे फोर्स को तो अप्लीकेबल करके दिखा दिया गया था, इधर फोर्स लग रहा है, ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज क्या है Q2, तो इधर फोर्स लग रहा है F12 और इधर फोर्स क्या लग रहा है F21। उसी फिगर को ग्राफ पे बैठा दिए हैं, पहले वाले फिगर को। तो इसमें ज़्यादा फिगर देने से आप हौच पौच हो जाइएगा, इतना ही फिगर सही है। इसमें एक इक्वेशन है जिनसे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, उनसे घबराना नहीं है इक्वेशन से। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग 11th में पढ़े होंगे विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश डेल r बराबर होता है अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, ऐसे। ये है विस्थापन सदिश। ये कब होता है, जब वेक्टर r2 इज ग्रेटर देन वेक्टर r1 होता है। तो इन पे हम लोग मॉडुलस का प्रयोग करेंगे अभी। तो डेल के बदले में आप लिख सकते हैं, डेल को हटा भी सकते हैं, डेल को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो डेल को हटा लीजिए, एलिमिनेट कर सकते हैं। r2 माइनस r1, डेल को हटा लिए, क्योंकि बहुत राइटर डेल को नहीं लिखते हैं। अब डेल को हटा लिए, दोनों तरफ मॉडुलस का प्रयोग कर लेंगे। दोनों तरफ किसका प्रयोग कर लेंगे, मॉडुलस का। यदि सिंगल कोई अल्फ़ाबेट है, वेक्टर है वो, तो उस पर मॉडुलस हटने के बाद, मॉडुलस यदि हटेगा तो ये एरो का सिंबल भी हट जाएगा, यानी मॉडुलस हटने के साथ तीर का चिन्ह भी हट जाएगा। ये क्या बच जाएंगे आपको, r बराबर वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ये इसका प्रयोग होगा आगे, ये समझ गए होंगे आप लोग। और इसमें नहीं हट सकता है एरो, इसमें तीर नहीं हटेगा, बिकॉज इसमें ऑपरेशंस बाकी है। प्लस माइनस यदि बीच में लगा रहेगा, इसमें से आप तीर नहीं हटा सकते, बिकॉज दो अल्फ़ाबेट हैं, दो वेक्टर हैं इसमें। जिसमें भी दो वेक्टर रहेगा, ऑपरेशंस होगा प्लस माइनस ऐसे कुछ रहेगा, तो उस पर आप तीर हटा नहीं सकते हैं। सिंगल क्वांटिटी पे, यानी सिंगल कोई वेक्टर हो तो उस पर से तीर मॉडुलस हटने के साथ हट जाएगा, लेकिन इस पर नहीं हटेगा। ये कब अप्लीकेबल है, जब r2 इज ग्रेटर देन r1। अब कंडीशन ये आता है, यदि ऐसा सिचुएशन हो, r1 ही बड़ा है किससे, r2 से, r1 बड़ा है किससे, r2, इसमें r2 ये बड़ा था। जब ऐसा सिचुएशन आएगा, इस सिचुएशन में r बराबर क्या होगा, r1 को पहले लिखते हैं माइनस r2 का मॉडुलस, इनका प्रयोग होगा आगे। ऐसा क्यों, बताइए क्यों, क्योंकि r1 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखते हैं। ये सिमिलरली हो गया, क्या हो गया, सिमिलरली। इनको मैं फिर से समझा देता हूँ, जो स्टूडेंट वेक्टर नहीं पढ़े होंगे। इनको बोलते हैं विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। तो विस्थापन सदिश क्या माने हैं हम लोग, डेल r, फिगर में आर माने हैं डेल r, अंतिम स्थिति सदिश क्या है r2, और प्रारंभिक स्थिति सदिश क्या है r1। डेल को बहुत राइटर नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, तो केवल r बराबर, इनको भी विस्थापन सदिश ही बोलेंगे। विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। उसके बाद मॉडुलस का प्रयोग कर दिया, मॉडुलस हटता है तो सिंगल क्वांटिटी पर से तीर का चिन्ह हट जाता है, बस यही है। इनको बढ़िया से देख लीजिए, इनको हटा देते हैं, चलिए इनको हटा दिया गया। अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। तो नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन पे जिक्र चर्चा करेंगे कि इक्वेशन क्या है इनका। तो इक्वेशन को आप जैसे फॉलो करना चाहिएगा। इक्वेशन में आप
अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, आप लोग एफ वेक्टर एफ बराबर कितना लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ऐसे लिख चुके थे हम लोग कहीं पे। अब हम लोग करेंगे क्या कि वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप, इसमें हम आर बटा आर को आर बटा आर से गुना कर देंगे, बिकॉज ये कट जाएगा तो उतना ही रहेगा, तो आर बटा आर से क्या कर दिए, गुना कर देंगे, तो ये कट के तो एक हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा दिखाया गया है बुक में। तो हम लोग करते क्या है कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो वेक्टर एफ बराबर क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर क्यूब, ऊपर में क्या बचेगा, आर इंटू आर कैप। अब कंडीशन क्या आता है कि हम लोग इसमें एक टर्म का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इससे कोई भी हार्ड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में प्रयोग होता है। अब हम लोग लिख लिए वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यू आर इंटू आर कैप। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यदि 1 2 का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, 1 2 का, तो पता है ये उसका उल्टा होगा कितना, 2 1 हो जाएंगे। फिर हम लोग प्लेन आर जो निकाले थे, आर का मान दे देंगे, किसका मान, आर का, तो F12 किसका मान दे देंगे, आर का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यू, आर का मान क्या दे सकते हैं हम, अच्छा आर का मान नहीं दिया अभी, चलिए ये बात बात में निकल गया, बातों बातों में कोई दिक्कत नहीं, एगेन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एगेन। अब देख लीजिए कि F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यू, इस फिर ये लिखा गया। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसका, इस आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का मॉडुलस, इस पे 3 पावर है तो कितना डाल देंगे, 3, तो आर का मान निकाले थे हम लोग, ये कब होता है, जब वेक्टर R1 इज ग्रेटर देन वेक्टर R2, फिर यहाँ पे आर का मान दे देंगे, इस पे क्यूब हो गया, R1 माइनस R2 का मॉडुलस, ये है R21 कैप, ये तो पहले से है। तो ये एक इक्वेशन आपको बुक में मिलेंगे जिनसे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, जबकि ये बहुत इजी टर्म था, मैंने किसका मान रख दिया, आर का, जो कि आर का मान पहले आप लोग निकाल चुके थे, आर का मान पहले निकाल चुके थे कि नहीं निकाल चुके थे, ये मान रख दिए, बस इस इक्वेशन को देखे स्टूडेंट का दिमाग बिगड़ने लगता है कि क्या आ गया क्या नहीं आ गया, ये प्रोसेस है, इट इज़ ए प्रोसेस, साइंस एक प्रोसेस होता है, ऑलवेज ध्यान रखना है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे इनको, इस इक्वेशन को फिर से मैं रिपीट करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, चलिए इनको नोट कीजिए वो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को अगेन रिपीट कर लेते हैं। तो अभी आप लिख लिए थे ऐसे, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मॉडुलस का क्यूब इंटू क्या लिखे थे, मॉडुलस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और R2 बने, इनको राइट कर लिए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, इसका ऑलवेज ये उल्टा रहेगा इनका। सिमिलरली ये कब था, जब आपका R1 इज ग्रेटर देन क्या था, R2 था। अब सिमिलरली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
सिमिलरली, यही एक हार्ड इक्वेशन पाया जाता है। इसको अपोजिट कर देंगे, इसको यदि हम लोग 2-1 करेंगे तो इसको भी 2-1 करेंगे, इसको भी 2, ये जस का तस रहेगा, ये जैसे हैं ये पूर्ववर्ती अवस्था में रहेगा, इनसे कोई इन पे ध्यान ही नहीं, ये ऐसा ही रिपीट होगा। अब क्या लिख लेते हैं, F21 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसा ही रहेगा Q1 Q2, बट इसमें देखिए 1-2 है तो यहाँ भी 1-2 है, तो यहाँ यदि 2-1 है तो यहाँ भी क्या होगा, R2 माइनस R1 का मॉडुलस का क्यूब। यहाँ भी देखिए R2, जो ये पहले है उनको पहले लिखा R2 माइनस R1, और ये इसका उल्टा R12। यही इक्वेशन आपको हार्ड पाए होंगे आप लोग, जो बुक में दिया हुआ है, और बुक से थोड़ा भी छोड़ा नहीं गया है, आपका फुल्ली कॉन्सेप्ट दिया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इनमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। चलिए फिर आगे एक बार देख लेते हैं। वंस अगेन आप लोग एक इक्वेशन निकाल लिए थे कि F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे RQ R इंटू R कैप, ऐसे निकाले थे। अब इसमें यदि हम लोग इस इक्वेशन को ज़्यादा ध्यान रखना है, इसी में हम लोग R का वैल्यू पुट किए थे। किसका वैल्यू पुट किए थे, यहाँ 1-2 लगा सकते हैं, यहाँ 2-1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। इस इक्वेशन को सबसे ज़्यादा आपको कॉमन रखना पड़ेगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, कूलम्ब्स लॉ का। इसमें कहीं से मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। इनको नोट कर लिए होंगे, वो पेज को हटा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है बहुल आवेशों के बीच बल। किनके बीच बल, लिखते हैं इनको, ऐसे लिखा हुआ बुक में, बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या इनके बदले क्या लिख सकते हैं आप, या इन्हीं को बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए ये है क्या, इनको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो 11th में हम लोग नेट फोर्स निकालते थे या रिजल्टेंट जिसको बोलते थे, परिणामी, वो यही है। तो परिणामी जब निकालते थे तो हम लोग त्रिभुज के नियम का क्या करते थे, पालन करते थे। इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो इनका डिफिनीशन ये है कि ये 2 मार्क में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनका ये डिफिनीशन है, अनेक आवेशों से बने, अनेक आवेशों से बने किसी निकाय में, अनेक आवेशों से बने किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित
निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यही इनका डेफिनेशन है। अनेक आवेशों से बने किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट, ये 2 मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में? ये 2 मार्क में पूछे जाते हैं। अनेक आवेशों से बने किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अब इनका फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इनका फिगर अभी बनाया जाएगा, तो पेज को हटा लेते हैं, इनको नोट कर लीजिए। वो फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा फिगर बनाते वक्त। यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 है। वो ये चार्ज क्या है? ये चार्ज आपका है Q1, ध्यान रखिएगा। ये Q1 चार्ज है। अब देखिए इसके अंदर इधर अनेक आवेश हैं। इधर है चार्ज आपका, इधर भी कोई, यहाँ पे कोई चार्ज होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कोई चार्ज है। ऐसे ट्रेस कर लिए। यहाँ पर भी कोई चार्ज है। इसके सीधे में विद्युत बल लगेगा। इनको ऐसे ट्रेस कर लिए और यहाँ भी कोई चार्ज है। इनके सीधे में विद्युत बल इधर लगेगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज क्या है Q2, यहाँ पे चार्ज क्या है Q3, यहाँ पे चार्ज क्या है Qn। अनेक चार्ज बीच में है, मान लेते हैं हम लोग। ये पहला, इस आवेश पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वही निकलना है। किस पर? Q1 पर कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है Q2, Q3, Qn, सभी मिल के Q1 पे क्या लगा रहा है? विद्युत बल लगा रहा है। सभी मिल के Q1 पे क्या लगा रहा है? विद्युत बल लग रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सभी मिल के Q1 पे क्या लगा रहा है? विद्युत बल लगा रहा है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि Q1 पर Q2, Q3, Qn सभी मिल के क्या लगा रहे हैं? विद्युत बल लगा रहे हैं। तो अब इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इनको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे F। इनको बोलेंगे F। देखिए इस सीध में क्या है 1 और 2, तो इसको बोलेंगे F1 2। अब देखिए इस फोर्स को क्या बोलेंगे? इस सीध में क्या है F1 3, तो इस सीध में 1 3 लगेंगे F1 3। इस सीध में क्या है F1n, तो इसको क्या लिखेंगे F1n। और इस सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यही इस पर लगने वाला नेट फोर्स का व्यंजक निकल गया। बहुत आसान, सिंपल है ये। अब ये फिगर तो समझ गए होंगे। आगे हम लोग इस पे अभी एनालिसिस कर लेंगे। इस पेज को हटा देते हैं, नोट कर लीजिए, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए फिगर को। चलिए, आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग एक चीज़ जानते होंगे नू,
एफ बराबर क्या जानते हैं 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और इस पर यदि तीर लगा दिए तो इस पर क्या लगेंगे, कैप लगेंगे। अब एक कंडीशन है, इसी 1-2 से फैसला हो जाएगा। अब देखिए एफ बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और कितना है आर कैप। अब देखिए ये 1-2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 1-2 यहाँ पर है, ये एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1-2, यहाँ भी क्या है 1-2, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1-2 और इसका उल्टा ये कैप वाला होता है। तो यहाँ पे यदि 1-2 है तो ये कितना हो जाएगा 2-1। एक ये बेस आपका बन गया। ऐसा नहीं कि विद्युत बल का सिर्फ यही इक्वेशन होता है। आपको क्या बोला गया था, यदि आप पहला चैप्टर समझ गए तो ये समझिएगा पहला फिजिक्स कंप्लीट हो गया। और यदि यहाँ पर हम सिमिलरली प्रयोग कर लेते हैं, सिमिलरली यदि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लिए एफ यदि 13 दे दिए, एफ 13 दे दिए, ये 1/4 इप्सिलॉन नॉट ये तो रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1-2 है तो यहाँ पे क्या है 1-2, यहाँ पे यदि 1-3 है तो यहाँ भी क्या होगा Q1 Q3, ये स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ भी 1-3 और ये आर कैप। तो ये 1-3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3-1। एक जान गए। फिर देखिए डॉट डॉट, इसमें अनेक प्रोसेस है, अनेक फोर्स लग रहे हैं। यदि यहाँ पे दे दिए F1n, क्या दे दिए F1n, तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट तो लिखेंगे। यहाँ भी Q1 Qn नहीं देख रहे हैं 1n, तो यहाँ भी 1n, ये R1n का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आर कैप। तो इनका उल्टा, ये 1n है तो ये क्या होगा N1, आर कैप N1, इनका उल्टा। ऑलवेज इनका उल्टा याद रखिएगा। चलिए इनको नोट कर लीजिएगा वो सब, कितना सिंपल है। इनको नोट कर लिए, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F नेट Q1 पर। तो लिखेंगे F12 प्लस F13 डॉट डॉट प्लस F1n। सभी विद्युत बलों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। और इन्हीं में सभी का मान आप रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, इनका हम लोग वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रखने के बाद F नेट, यदि इसका मान रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इनका मान तो आप लोग लिख चुके थे 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, R12 का स्क्वायर और R21 का कैप। फिर इनका मान दे सकते हैं 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बट्टा R13 का स्क्वायर, इसका उल्टा R31 कैप। फिर उसका बच गया तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बट्टा R1n का स्क्वायर और Rn1 का कैप। इसमें फिर हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। तो F नेट बराबर कितना हो जाएगा, क्या चीज़ कॉमन है 1/4 इप्सिलॉन नॉट कॉमन है। और Q1 भी सभी में कॉमन है तो वो भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लेते हैं। ऐसे भी Q1 Q2 बट्टे R12 का स्क्वायर और R कैप, इसका उल्टा प्लस Q1 Q3 बट्टे R13 का स्क्वायर R कैप 31 प्लस Q1 Qn बट्टा R1n का स्क्वायर R कैप N1। बस हो गया। बस यही सब चीज़ था। इनको यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। बस ये आज की क्लास को यहीं तक रहने देना है। और पहला चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया। और पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब इस किसी भी चैप्टर के समरी में बहुत पावर होती है।
अब समरी को रिप्रेजेंट करना है, तो समरी को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सभी समरी को लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ ही आपका समरी हो जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपके सभी चैप्टर जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। सभी चैप्टर इन पे बेस्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चैनल के साथ बने रहिएगा और जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो बिल्कुल आपका ऑन द बोर्ड ही किया जाएगा। ये मौसम ख़राब होने की वजह से मैं आप लोगों को पैड पे मुझे आना पड़ गया था। तो आज की क्लास को बुआ यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को बहुत जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।